गुड मॉर्निंग सर। बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर में यस सर। कितने स्टूडेंट्स हैं? अभी तो सर कम है। Anyone else is from outside merit also? सर मेरिट से। मैथ सब से है हाँ मैथ से है। ठीक है, क्योंकि पिछली क्लासेस में ये इशू हुआ था, कुछ लोग मेरिट से बाहर के भी थे। पेपर कब से? 2 दिसंबर से। पहले के रिजल्ट कैसे रहे? चलो, सब्जेक्ट पता है हमारा कौन सा है? वेब प्रोग्रामिंग। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग ए क्लास मैं एक चीज़ कहूँगा। वेब प्रोग्रामिंग कोई एक ऐसा टिपिकल सब्जेक्ट नहीं है जो आप लोगों को नहीं पता है या आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा। ठीक है, तो टाइम कम है, तो इसी वजह से आई रिकमेंड कि आप लोग जो आपके दूसरे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उन पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करें। बिकॉज इससे पहले मैं आपका फिफ्थ सेमेस्टर में आपका डेटा स्ट्रक्चर वगैरह भी है, राइट, नेटवर्किंग भी है, तो ये सब्जेक्ट्स भी मैं लेता था। तो आई हैव सीन कि बच्चे क्या करते हैं कि जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उन पे ज़्यादा फोकस रहते हैं और जो ये ज़रूरी सब्जेक्ट्स हैं इन पे ध्यान नहीं देते, एंड ड्यू टू विच उनका रिजल्ट क्या रहता है कि इन सब्जेक्ट्स में काफ़ी खराब रहता है। तो डेटा स्ट्रक्चर, नेटवर्किंग, जावा, ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं आपके, थोड़ा सा इन पे ज़्यादा फोकस करिए। जावा भी आई थिंक इसी सेमेस्टर में है ना? हाँ, वही जेएसपी। तो जेएसपी नहीं, जावा मतलब कोर जावा। वो फोर्थ सेमेस्टर में था सर। फोर्थ में था ना? फोर्थ में था, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर तो इसी बार है, जी सर। नेटवर्किंग भी इसी बार है ना? हाँ, तो भैया इन सब्जेक्ट्स में थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि शेड्यूल कम है, पेपर जल्दी हैं, और ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ये टाइम मांगते हैं, प्रैक्टिस मांगते हैं, तो इनमें थोड़ा सा फोकस रखो, ज़्यादा ध्यान दो। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उनको सेकंड प्रायोरिटी दो। सेकंड प्रायोरिटी इन द सेंस मतलब उन्हें नेग्लिजिबल मत समझो बिल्कुल ही, लेकिन ये है कि उनमें अगर थोड़ा कम समय भी दोगे या फिर थोड़ा सा एक बार पढ़ लोगे, देख लोगे, तो भी आप कर सकते हो। लेकिन ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं आपके जिसमें आप विदाउट प्रैक्टिस नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है, मैथमेटिकल अप्रोच वाला एक सब्जेक्ट है, वो कौन सा सेमेस्टर में है? है ना, वही वाला है। मतलब मैं कभी लिया नहीं वो सब्जेक्ट को, लेकिन जो मेरे कलीग्स हैं वो बताते हैं उसमें भी बच्चों को बहुत इश्यूज रहते हैं, तो इन्हें थोड़ा सा ध्यान दो अपना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट जो है हमें पढ़ना है वो है वेब प्रोग्रामिंग। वेब प्रोग्रामिंग कोई मुझे बताएगा वेब से क्या समझते हैं आप, या ये सब्जेक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? वेब यानी सर इंटरनेट वेबसाइट। हम्म, वेब यानी सर वेबसाइट इंटरनेट के ऊपर होगा ये पूरा सब्जेक्ट। अच्छा, और सर इस पे यूट्यूब ब्लॉगिंग या इंटरनेट के बारे में जो वेबसाइट पे हम सर्च करते हैं वो सब है एडवांस वर्जन। सर बैकएंड होगा फ्रंट इसके एंड अंदर और वेबसाइट। बैक एंड कैसे काम करता है सर? जी। वेबसाइट क्या होती है? आप वेबसाइट वेबसाइट कह रहे हो, वेबसाइट से आप क्या समझते हो? वेबसाइट क्या होती है? जिसमें सर एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक तरह से हम लोग कांटेक्ट होता है। क्लाइंट सर्वर वेबसाइट छोड़ दो, मतलब अभी टिपिकल सिंपल टर्म्स में बताओ। मैं ये कहता हूँ, देखो, जो भी चीज़ समझो या समझाओ ऐसे समझाया करो या समझा करो कि आप एक एंड यूजर हो, मतलब आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, एक लेमैन आदमी हो आप, और आपको उस अगर वे में समझोगे तो आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी और आगे तक ध्यान भी रहेंगी। हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल एक बुक है हमारे पास, एक किताब है, तो एक बुक क्या होती है? बुक कोई नॉलेज आपसे की पूछे चीजें। अभिमन्यु भाई तो क्या होती सर है? कलेक्शन ऑफ पेजेस। कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ पेजेस। पेजेस। हाँ, तो मतलब आप फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आपकी इसी सेमेस्टर की इसी सब्जेक्ट की बुक की, तो अगर वेब प्रोग्रामिंग की बुक है तो उसमें क्या है, मतलब बहुत सारे पेजेस हैं,
जिन्हें हमने एक जगह कलेक्ट कर दिया है, एक जगह लिंक कर दिया है किसी एक ऑर्डर में। एक ऑर्डर ही होगा भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले इंट्रोडक्शन डाल दिया। जनरली क्या होता है, कोई बुक की स्टार्टिंग होती है, पहले इंट्रोडक्टरी पेज होता है, उसके बाद इंडेक्स होता है, उसके बाद आपके चैप्टर से स्टार्ट होता है, तो एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। तो मैंने किसी चीज़ को किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर दिया, सो दैट जो भी उसे वो कोई भी एक्सेस करे, चाहे वो एक नॉलेजेबल पर्सन है, चाहे वो लेमैन आदमी है, तो वो उस सीक्वेंस में अगर अप्रोच करेगा तो वन बाय वन उसे सब चीज़ें एक्सेसिबल हो जाएंगी, वो सब चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, समझ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लेमैन आदमी हूँ, मैंने वो बुक खोल के देखी, तो मुझे सबसे पहले स्टार्टिंग में मान लो इंट्रोडक्टरी पेज मिला, मैंने वो पढ़ा, तो मुझे पढ़ के समझ में आ जाएगा दिस इज द इंट्रोडक्शन। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा, मुझे मिलेगा इंडेक्स। तो फ्रॉम देयर आई विल गेट अ पिक्चर कि ये इंडेक्स है और आगे पूरी बुक में जो मेरे पेजेस हैं इस पर्टिकुलर ऑर्डर में, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज्ड है, राइट? तो इसी तरीके से जब हम बात करते हैं वेबसाइट की, वेबसाइट क्या होता है, देखो बुक क्या है, एक हार्ड कॉपी है। हार्ड कॉपी इन द सेंस जो चीज़ आपको ऑफलाइन एक्सेस करनी पड़ती है, उसी चीज़ को अगर मैं किसी नेटवर्क के ऊपर डाल दूं, किसी कंप्यूटर के थ्रू, मतलब नेटवर्क के ऊपर डाल दूं, और जिसे एक्सेस करने के लिए मुझे किसी डिवाइस की, नेटवर्किंग डिवाइस की जरूरत पड़े। नेटवर्किंग डिवाइसेस इन द सेंस कि ऐसे डिवाइसेस जो नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं और आपको एक इंटरफेस देते हैं उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, आपका ये दूसरे जितने भी डिवाइसेस आप यूज़ करते हो आजकल, ठीक है, जैसे टैब वगैरह, कुछ भी XYZ हो सकता है। तो जब मैं किसी चीज़ को, मतलब बहुत सारे पेजेस को आपस में कलेक्ट करके इंटरनेट के ऊपर या किसी नेटवर्क के ऊपर अपलोड कर देता हूँ, तो वो कहलाया जाता है मेरा एक वेबसाइट, जिसे मैं सिंपल टर्म्स में बात करूँ, द कलेक्शन ऑफ वेरियस वेब पेजेस, राइट? जी सर। ठीक है। और अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बुक है, मैंने बताया कलेक्शन ऑफ बहुत सारे पेजेस हैं। अब उस बुक को कोई ऐसा तो नहीं है कि अपने आप जनरेट हो गई, किसी ने उन पेजेस को लिखा होगा। जी। पेजेस होंगे, किसी ने उन्हें लिखा होगा, किसी ने उन्हें डिजाइन किया होगा, स्ट्रक्चर सेट किया होगा, ठीक है। तो जो वो स्ट्रक्चर सेट करता है किसी बुक का, जो भी करता है XYZ, या स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, डिजाइन लेआउट सेट करता है, जो चीज उसमें कंटेंट लिखना है वो लिखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? को राइटर। कंटेंट राइटर हम कहते हैं, ठीक है। या फिर हम मोटा मोटा उसे कहते हैं ऑथर भी कह देते हैं हम। ऑथर का काम क्या है, उसने भी एक किताब बनाई है, उसमें उसने कोई कहानी लिखी है, XYZ कुछ भी लिखा, लेकिन उसने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया कि पहले ये ऐसे होगा, उसके बाद ये, तीसरा ये, चौथा ये, ऐसे ही होगा। इसी तरीके से जब हम एक वेब पेज को डेवलप करते हैं, डेवलप इन द सेंस कि हम एक पेज को जब जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं वेब प्रोग्रामिंग। कि जो कंप्यूटर की टर्म्स में किसी चीज को डेवलप करने को हम कहते हैं प्रोग्राम करना, मतलब पीछे का लॉजिक डिफाइन करना, कैसे वो चीज हमारी वर्क करेगी। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं वेब प्रोग्रामिंग। तो ये जो हमारा पूरा सब्जेक्ट है, इसमें यही है कि हमारे जो किसी भी वेबसाइट के ऊपर हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं। अब मान लो फॉर एग्जांपल आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हो, फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक एक्सेस किया, तो सबसे पहले जब आप facebook.com डालते हो तो क्या होता है, इंट्रोडक्टरी पेज आपके पास आता है, जिसमें आपका डिटेल्स वगैरह होती हैं। उसके बाद जो भी उसमें लिंक्ड पेजेस होते हैं, आप उस पर क्लिक करते हो तो आपके सब्सिक्वेंट पेजेस ओपन होते हैं, राइट? तो वो क्या है कि मतलब आपके अलग अलग वेब पेजेस हैं जो मैंने आपस में एक दूसरे से लिंक कर दिए हैं, और एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया है कि मैं इसके बाद इस सीक्वेंस पे आऊंगा, नेक्स्ट आई विल कम ऑन दिस सीक्वेंस एंड सो ऑन। या फिर मैं जब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये चीज ओपन होगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये चीज ओपन होगा। तो आई हैव डिफाइंड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं वेब प्रोग्रामिंग। डिफरेंट डिफरेंट पेजेस को डिजाइन करना, डेवलप करना, प्रोग्राम करना, और उनको फिर अरेंज करना कि हम किस तरीके से उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। दैट होल प्रोसेस इज नोन एज वेब प्रोग्रामिंग।
और इस पूरे सब्जेक्ट में हम वेब प्रोग्रामिंग की मतलब जहाँ भी बात आएगी आपके पूरे कंप्यूटर साइंस के टर्म्स में, लाइक आपने पहले भी पढ़ा है, आगे भी पढ़ेंगे या फिर कभी भी आप देखेंगे, तो वेब प्रोग्रामिंग का मतलब यही होता है। ये चीज समझ में आई? जी सर। और जो हम कहते हैं वेब डेवलपमेंट, जैसे आप कहते हो वेब डेवलपमेंट प्रोफाइल है, तो वेब डेवलपमेंट क्या होता है? वेब डेवलपमेंट यही होता है कि इन वेब पेजेस को क्रिएट करना, डेवलप करना, मेंटेन करना। मेंटेन भी भाई कोई चीज आपने, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक बुक इशू करी, एज ए लाइब्रेरियन आई हैव इशूड यू अ बुक, लेकिन अब उस बुक को इशू करने के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं जो आप लोगों को फॉलो करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल आई सेड कि यू हैव टू रिटर्न दिस बुक विद इन अ 15 डेज। आपको ये टियर एंड वियर का लॉसेस आपको बियर करना पड़ेगा, आपको उसे मेंटेन करना पड़ेगा। कोई आप पेंसिल मार्क, पेन मार्क आप उस पे नहीं डालेंगे, कोई इंटरनल आप डैमेज नहीं करेंगे बुक को। तो दीज आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस। मींस अगर आपने एक बुक इशू करवाई है फ्रॉम अ लाइब्रेरी, मींस यू आर टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करूंगा, आई विल टेक द प्रॉपर मेंटेनेंस और प्रॉपर केयर ऑफ द बुक, राइट? सो दैट कि आपके बाद भी कोई अगर उसे एक्सेस करता है, बुक को इशू करवाता है, तो वो भी उससे आप कोई मतलब दूसरा स्टूडेंट भी उस बुक से हेल्प ले सके। मतलब ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ आपने पढ़ी और उसके बाद उसकी कंडीशन ऐसी कर दी कि कोई दूसरा उससे पढ़ ही नहीं सकता। इन द सिमिलर वेज कोई एक वेबसाइट होती है, इट इज एक्सेसिबल टू करोड्स ऑफ पीपल, ठीक है? तो जरूरी होता है कि हम कोई अगर वेबसाइट मेंटेन कर रहे हैं, मतलब डेवलप कर रहे हैं, वी हैव टू मेंटेन दैट वेबसाइट आल्सो, सो दैट कि कोई भी अगर यूजर उसे किसी भी टाइम पे एक्सेस कर रहा है, ही और शी डजंट फेस एनी डिफिकल्टीज व्हाइल एक्सेसिंग दैट पर्टिकुलर वेबसाइट और एनी स्पेसिफिक कंटेंट। तो इसी चीज को हम कहते हैं वेबसाइट मेंटेनेंस, या हम जनरल टर्म्स में हम कहते हैं कोई भी कंप्यूटर साइंस में प्रोजेक्ट होता है, हम कह रहे हैं मेंटेनेंस प्रोजेक्ट, दिस इज अ मेंटेनेंस प्रोजेक्ट, या हम मेंटेनेंस करते हैं। तो मेंटेनेंस क्या होता है कि थिंग हैज बीन डेवलप्ड, थिंग हैज बीन डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड, ऑलरेडी डेवलप हो गई है, डिप्लॉयड हो गई है, सब कुछ हो गया। नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, लाइक कि वो अपनी फंक्शनैलिटी ठीक से करते रहे, इट कीप्स ऑन मतलब इट कीप्स ऑन वर्किंग इन अ गुड वे, कोई वियर एंड टियर ना हो, कोई इश्यूज ना हो। तो दिस इज नोन एज मेंटेनेंस। तो सिमिलर वेज कोई भी अगर हम वेबसाइट हम डेवलप करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ डेवलप करी, डोमेन ले लिया, उसे लॉन्च कर दी, कि हम उसे फिर उसके बाद नहीं देखेंगे। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डेवलपर टू मेंटेन दैट वेबसाइट आल्सो। समझ में आया? यस सर। इसका बेस्ट एग्जांपल है अभी जो गुजरात में आपने देखा हो, वो एक ट्रेजेडी हुई है, पुल गिर गया। सर जी मोरबी सर। ब्रिज। हाँ, वही मोरवी ब्रिज। तो उसमें क्या निकल के आया कि मेंटेनेंस हमारी सही से नहीं थी, ठीक है? तो जी इसी वजह से हम अगर कोई चीज डेवलप करते हैं, तो इट इज नेसेसरी कि हम उसकी मेंटेनेंस का भी ध्यान रखें। अब जो हम एक वेब पेज डेवलप करते हैं, इनिशियली जब हम करते हैं, मतलब करते थे, जब आज से कई साल पहले जब ये शुरू हुआ था, यार एक चीज बताओ, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछली बार भी ये सब्जेक्ट पढ़ा है, पिछली बार इन द सेंस कि दोबारा से रिपीट हो रहा है जिनका? नहीं। नो सर। मुझे यार एक दो चेहरे, मतलब जो नाम आ रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे ये पिछले सेमेस्टर में भी थे और इस बार फिर से आए हैं ये। मेक श्योर कि आप लोग सब BCA फिफ्थ सेमेस्टर के ही हो, BCS 053 की क्लास है ये, ठीक है? कोई गलत लिंक ज्वाइन मत कर लेना। हाँ जी। तो मैं क्या कह रहा था, जब हम इनिशियली हमारा जब वेबसाइट डेवलप हुई थी, या फिर हम जब इस सिनेरियो में आए थे कि हमारा जो मतलब इंटरनेट नाम की भी कोई चीज आएगी या आई थी, तो उस समय हमारी टेक्नोलॉजीज इतनी डेवलप नहीं थी। हमारे जो टूल्स थे हम यूज करते थे, या जो फीचर्स थे, टेक्नोलॉजीज थी, इतनी एडवांस नहीं थी। लिमिटेड स्कोप था, लिमिटेड एक्सेस था, लिमिटेड लोग उसे यूज करते थे, और जो यूज करते थे वो भी दैट वाज नॉट एन इजी टास्क, बहुत चैलेंजिंग था। आजकल तो घर घर में मोबाइल पे इंटरनेट है, एट दैट टाइम घर में इंटरनेट होना या किसी के पास इंटरनेट होना यूज्ड टू बी कंसिडर्ड एज अ वेरी बिग टास्क।
ये चीज़ आप लोगों ने भी आई थिंक ऑब्जर्व करी होगी, देखी होगी। आज से 10-15 साल पहले किसी घर में अगर इंटरनेट लगता था, किसी मोहल्ले में या फिर किसी के यहाँ पे प्रिंटर आ जाता था, तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। राइट? जी सर। हाँ, तो अब क्या है कि टेक्नोलॉजीज़ बहुत एडवांस हो गई हैं, चीज़ें बहुत एडवांस लेवल पे आ गई हैं। जो हम पढ़ते हैं, इनिशियली हम जो पढ़ते हैं वेब डेवलपमेंट में, वी यूज्ड टू रीड कि एचटीएमएल इज़ अ बेसिक ऑफ एनी वेब पेज, या किसी भी वेबसाइट का या वेब प्रोग्रामिंग का जो सबसे बेसिक कंसेप्ट होता है, बेसिक आप लैंग्वेज कह सकते हो या बेसिक डेवलपमेंट टूल होता है, दैट इज एन एचटीएमएल, जिसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन आज समय के साथ साथ चीज़ें बहुत एडवांस लेवल पे आ गई हैं। कई नई लैंग्वेजेस, बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हो या फिर यूज़ होते हैं। जो कंपनीज करती हैं, वेब डेवलपमेंट करती हैं, वो लोग उन टूल्स का यूज़ करते हैं। अब टेक्नो जो हम पहले प्रोग्रामिंग करते थे, पहले क्या होता था, लाइन बाय एज ए प्रोग्रामर आपको लाइन बाय लाइन कोड करना पड़ता था। यू यूज्ड टू राइट द थिंग्स लाइन बाय लाइन। लेकिन अब समय के साथ चीज़ें इतनी एडवांस हो गई हैं कि अब आपको लाइन बाय लाइन नहीं करना पड़ता। यू हैव टू जस्ट डिफाइन द मेन लॉजिक। आपको जो हेडर, बॉडी पार्ट और जो भी एक्स वाई जेड जो कॉमन चीज़ें होती हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको प्री डिफाइंड टूल्स में मिलती हैं। आपको सिर्फ अपना लॉजिक कंसेप्ट आपको बिल्ड करना पड़ता है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं, हम, क्योंकि हमारा ये पुराना कोर्स है, इसमें सब चीज़ें वही हैं, एचटीएमएल वगैरह, सीएसएस वगैरह हमें पढ़नी वही हैं। लेकिन अगर कोई पढ़ना चाहता है, किसी को इंटरेस्ट है, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए, तो यू विल फाइंड कि चीज़ें बहुत एडवांस लेवल पे आ चुकी हैं। जब सबसे पहले हमारी जो वेब डेवलप हुई थी, या वेब को हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, WWW भी हम कहते हैं। WWW क्या है? बेसिकली हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मैंने कहा कि कोई भी चीज़ डेवलप होती है, तो कुछ कोई उसका क्रिएटर भी होता है और उसके बाद उसका कोई मेंटेनेंस करने वाला भी होता है, या फिर प्रोप्राइटर भी कोई होता है, जो मतलब ये होता है कि अगर इन केस इस चीज़ में कोई इशू होता है, तो दिस इज़ द पर्सन जिसे हमें जाके बात करनी है, या जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो मेरिट इज़ द रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि आपकी क्लासेस हो रही हैं कि नहीं हो रही, हो तो सही समय पे हो, ना हो, एक्स वाई जेड जो भी इश्यूज़ हैं, आपका मेरिट रिस्पॉन्सिबल है। सिमिलर वेज हमारा जो वेब डेवलपमेंट होता है, या वेब हम जिसे कहते हैं, उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द WWW। WWW क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, WWWC, और इट इज डिप्लॉयड इन यूएसए, अमेरिका में डिप्लॉयड है। एंड इट इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबल, जो सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी आपके इंटरनेट एक्सेसेस होते हैं, इंटरनेट एक्सेस इन द सेंस जो कंटेंट आपके पब्लिश होते हैं, उस चीज़ का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपने ये न्यूज़ पढ़ी होगी, दिस पर्टिकुलर साइट हैज़ बीन बैंड इन दिस पर्टिकुलर कंट्री। यहाँ इस कंट्री में ये साइट बैन हो गई है, ये कंटेंट बैन हो गया है, या हम ये कंटेंट अब एक्सेस नहीं कर सकते हैं नेट के ऊपर। तो मतलब जो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज होते हैं, तो मतलब समवेयर समवन इज द रिस्पॉन्सिबल, जो इन सब चीज़ों को टेक केयर कर रहा है, इन चीज़ों को रेगुलेट कर रहा है, कोई बॉडी है जो इन चीज़ों को देख रही है। तो यही सारी चीज़ें, जो बॉडी जिसे हम कहते हैं, डेट इज ए WWWC, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के नाम से है, जो इन सब चीज़ों को चेक करती है या फिर इस चीज़ को मॉनिटर करती है। राइट? आज की डेट में जो हम वेब टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, दैट द वर्जन दैट वी आर यूजिंग इज अ 2.0। 2.0 वर्जन हम यूज करते हैं। इनिशियली जो हम वर्जन यूज करते थे, दैट वाज द 1.0। लेकिन उस वर्जन में क्या था, हमारी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। बट इन द वर्जन 2.0 दैट वी आर यूजिंग राइट नाउ, इसमें हमारे पास ऐसी चीजें हैं, इतनी एडवांस लेवल पे हम हैं। एडवांस लेवल इन द सेंस, अपने हिसाब से हम एडवांस लेवल पे हैं कि हम आज की डेट में सोशल मीडिया हम यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्किंग हम यूज़ करते हैं, ब्लॉग्स वगैरह एक्स वाई जेड, हम जो भी चीज़ें हम यूज़ करना चाहें, सर्च करना चाहें वेबसाइट पे किसी एक नेटवर्क के ऊपर, हम उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। हम कहते हैं इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है व्हाट यू मीन बाय इंटरनेट?
मतलब अच्छा, हम कहते हैं सोशल मीडिया क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग अपने किसी अनजान लोग से मिल सकते हैं, अननोन पर्सन से। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो एक तरीके से, अगर इसे मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो एक दूसरे को जानते हैं या नहीं जानते। और जब वो आपस में जुड़ जाते हैं तो वो एक्टिविटीज आपस में परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक कोई आपको कम्युनिकेशन करना है। अ, हाँ जी सौरभ, कुछ कह रहे हैं आप? एक बार रिपीट कर दीजिए सर। क्या? एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या कहा इसने यार, समझ नहीं आया मुझे। एक बार रिपीट करने के लिए कहा सर उसने। रीड करने के लिए बोल रहे थे, एक बार दोबारा बता दीजिए इन्हें। रिपीट में हो जाएगा, तुम अभी जो है वो सुनते रहो तो समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो हम क्या कर रहे थे? सोशल सोशल ऐप। हाँ, सोशल नेटवर्किंग में मतलब क्या हुआ कि ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत सारे लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि सिर्फ इंडिया में या सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट में, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। आपस में एक दूसरे को, चाहे वो जानते हैं या नहीं जानते, आपस में एक दूसरे से लिंक हो सकते हैं और आपस में एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। एक्टिविटीज इन द सेंस, आपको किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है, कोई डेटा एक्सचेंज करना है, एक्स वाई जेड, कोई भी टास्क आप एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक आपस में नेटवर्क है। हम क्या कहते हैं, सोशल नेटवर्किंग। सोशल मीडिया को हम क्या कहते हैं? सोशल नेटवर्किंग ही कहते हैं हम। तो सोशल नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है कि हमने बहुत सारे लोगों को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया। ठीक है, सोशल हम वर्ड देते हैं ताकि, क्योंकि उसमें जो एक्टिविटीज परफॉर्म होती है डेट आर सोशल एक्टिविटीज, कोई वो इस तरह की एक्टिविटीज नहीं है कि लाइक डेट आर यूजफुल एक्टिविटीज। ये जो एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हैं डेट आर फॉर योर लेजर टाइम ओनली। मतलब आप, जैसे फेसबुक है, आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक तरह से हम सोशल एक्टिविटी तो परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस में जब हम बात करते हैं इंटरनेट की या कंप्यूटर नेटवर्क्स की, तो वो क्या होता है कि जब हम बहुत सारे सिस्टम्स को, बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो एक नेटवर्क डेवलप होता है दैट इज नोन एज कंप्यूटर नेटवर्क। और जो एक इंटरफेस, मतलब एक मीडियम, उन लोगों, उस नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क्स को या फिर उन सारे कंप्यूटर्स को किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए जो यूज होता है दैट इज नोन एज इंटरनेट। इंटर का मतलब क्या? इंटर बाटी में इंटर एंड इंट्रा। बाहर, जैसे हम कहते हैं इंटर स्टेट बस सर्विस। इंटर स्टेट, इंटर स्टेट बस सर्विस का मतलब क्या होता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी आप जा सकते हो उस बस के थ्रू। मतलब उसका जो एक्सेस है बस का इज नॉट कन्फाइंड विद इन अ स्टेट। इसी तरह से हम कहते हैं इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब नेट का मतलब नेटवर्क। इंटर का मतलब कि वो नेटवर्क इज नॉट कन्फाइंड कि हाँ भाई सिर्फ मैरिड के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं या ये ग्रुप यही व्यक्ति ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी, एनीवन फ्रॉम एनीवेयर कैन ज्वाइन दैट पर्टिकुलर नेटवर्क। ठीक है, इसीलिए हम उस नेटवर्क को कहते हैं इंटरनेट। हम उसे इंट्रा नहीं कहते, इंटर कहते हैं। हम जो इंट्रानेट हम वर्ड यूज करते हैं, इंटरनेट वर्ड कब यूज करते हैं हम? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट? इंट्रानेट सर लोकल है, जब लैन पे हम लोग यूज करते हैं। राइट। इंटरनेट क्या होता है? इंटर मींस आप कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है। इंट्रा मींस हमने उसके स्कोप को कन्फाइंड कर दिया किसी स्पेसिफिक रीजन में, किसी भी स्पेसिफिक एरिया में। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका इंस्टीट्यूट है मेरिट, तो वहां पे क्या होता है, जो नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी है या फिर जो चीजें एक्सेसिबल होती हैं वो विद इन दैट बिल्डिंग, विद इन दैट प्रीमाइस ही एक्सेसिबल होती हैं। उसे कोई भी बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। तो जो वो नेटवर्क है, नेटवर्क तो है ही क्योंकि सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड है। आपकी एक
4-5 लैब हैं, उसमें आपके कई सारे सिस्टम्स हैं, आपके ऊपर जो टीचर्स के, फैकल्टीज़ के रूम हैं, एचओडी वगैरह, मतलब XYZ जो भी दूसरे रूम्स हैं, उनमें भी सिस्टम्स लगे हुए हैं, वो भी उसी नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके जो सारे सिस्टम्स हैं किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे एक ही फ्लोर पे सर्वर के पास रखे हुए हैं, वहीं से एक्सेसिबल हैं। तो हमने क्या किया, उस पूरी बिल्डिंग में जो भी आपके सिस्टम्स हैं उन्हें किसी स्पेसिफिक नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया और हमने उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर दिया दैट द एक्सेसिबल, मतलब जो ये नेटवर्क है, जो कंटेंट है, जो भी चीजें हैं, विल बी एक्सेस्ड विद इन दिस प्रीमाइस ओनली, दैट इज नोन एज इंट्रानेट, इंट्रा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने इंस्टीट्यूट में जब आप गए होंगे ऑफलाइन क्लासेस में, आपने देखा होगा कि अगर आप जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कई सारी वेबसाइट्स हैं जो वहाँ पे एक्सेस नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल facebook.com है, youtube.com है, ठीक है, इस तरह की वेबसाइट्स आपके सिस्टम्स में एक्सेस नहीं होती। वेयर एज आप अपने सिस्टम में उस प्रीमाइस से बाहर बैठ जाइए, या फिर प्रीमाइस से बाहर इन द सेंस उस नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क ओपन करिए अपने सिस्टम पे, तो आप वही सेम चीज एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज नोन एज इंटरनेट एंड इंट्रानेट। तो हम जो वेब टेक्नोलॉजी होती है उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है कि इट इज एन इंटरफेस जो बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है, एक दूसरे से जोड़ता है, सो दैट पीपल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। अपना जो भी डेटा आपको टू एंड फ्रो एक्सचेंज करना है, जो भी कम्युनिकेशन पास ऑन करनी है, या फिर जिस भी तरीके से आपको यूटिलाइज करना है, आप उस तरीके से उस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. कोई भी एक वेबसाइट होती है, एक वेबसाइट का फॉर्मेट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे google.com टाइप करना है, बोला एक्सेस करना है, तो मैं उसको कैसे एक्सेस करूंगा? गूगल पेज मुझे एक्सेस करना है, ठीक है, तो मतलब क्या है कि मैं ये जो हम इन्होंने बताया www.google.com, ये क्या है? ये हम कहते हैं facebook.com, gmail.com, twitter.com, ये क्या है? सर डोमेन है सर, डोमेन डोमेन है। नेम है। डोमेन नेम है। डोमेन नेम क्या होता है? क्या जैसे हमने लिखा फॉर एग्जांपल google.com, क्या ये www.google.com ये पूरा ही जो हमने सेंटेंस लिखा है या वर्ड्स लिखे हैं, ये पूरे डोमेन के अंदर आते हैं? यस सर। सर इसमें डॉट कॉम जैसे रूट से फिर टीडीएल पे जाता है, टीडीएल से फिर ऑथोरिटेटिव सर्वर से आता है, ऐसे 3 हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं सर। नहीं, वो तो चीजें ठीक है कि बैकएंड पे वो ऐसे डिवाइडेड है या वो कैसे टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो आई एम जस्ट आस्किंग कि ये जैसे हमने लिखा google.com, ठीक है, तो क्या ये पूरा google.com डोमेन कहलाया जाता है, या इनमें कुछ स्पेसिफिक चीज है वही उसे ही हम डोमेन कहते हैं? और कोई? सर सर जो google.com है, गूगल उसने नाम कह दिया, .com उसका डोमेन नेम है। अच्छा, और इस पूरे को हम क्या कहते हैं? www.google.com जैसे मैंने लिखा, इस पूरे को हम क्या कहेंगे? ये तो सर एड्रेस हो एड्रेस, वेब गया ना, एड्रेस। एक लगता है उसका। इसे हम, सही कहा आपने, इसे हम कहते हैं वेब एड्रेस या फिर URL। अगर हम बुकिश लैंग्वेज में बात करें, जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, दैट इज द URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राइट? जी सर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि सर ये उसका एड्रेस है, स्पेसिफिक एड्रेस है ये।
ये क्लास में सिर्फ 2-3 लोग एक्टिव हैं, बाकी लोग लॉगिन करके चले गए हैं या समझ नहीं आ रहा? बाकी लोग एक्टिव हैं या नहीं है? यस सर। है सर। है सर, है। यस सर। देखिए, जिसे नहीं पता उनके लिए जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे रहते हैं, अगर एक पोस्टमैन है या फिर लेट सपोज मुझे कोई एक डॉक्यूमेंट आपको पोस्ट करना है, तो उसे पोस्ट करने के लिए इट इज़ नेसेसरी कि मेरे पास आपका स्पेसिफिक लोकेशन का एड्रेस हो, आपकी लोकेशन हो कि वो चीज़ मुझे कहाँ पे डिलीवर करनी है, ठीक है? तो इसी तरीके से जब हम कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं इंटरनेट के ऊपर, मतलब इंटरनेट पे आप कह सकते हो ऑनलाइन हम कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं, इट इज़ नेसेसरी कि जो भी चीज़ हम एक्सेस करना चाह रहे हैं उसका हमारे पास यूनिक एड्रेस हो, यूनिक आइडेंटिफायर। तो जो उसे मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारे पास आपको google.com एक्सेस करना है। हमारे पास सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ google.com की वेबसाइट अवेलेबल है, हमारे पास कई सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि हमने लिखा google.com और हमारा खुल के आया पेज youtube.com का या फिर XYZ वेबसाइट का पेज खुल के आ रहा है, ऐसा नहीं होता। ये क्यों नहीं होता? इसलिए क्योंकि जो हम google.com लिखते हैं, मतलब हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग लिए तो लिख लिया एज ए एंड यूजर, क्योंकि हम लोग नहीं समझ सकते तो इसलिए हमने एक वर्ड नाम दे दिया उसे गूगल। लेकिन जो बैक एंड पे जो ये चीज़ें वर्क करती हैं या फिर किस तरह से ये आइडेंटिफिकेशन होता है, तो उसी के लिए पीछे कहीं ना कहीं हर वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है? तो उसे ही हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म मतलब यूनिक, रिसोर्स मतलब किसी चीज को आपको एक्सेस करना, लोकेटर मतलब उस चीज को लोकेट करना, फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करके उस चीज को आपको प्रोवाइड कर देना। तो डेट्स वाई जो हमारा वेबसाइट होती है, एक वेबसाइट का जो एड्रेस होता है जिसे हम वेब एड्रेस भी कहते हैं, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है? अब एक जो वेबसाइट का एड्रेस होता है वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले होता है जैसे www। www एक ऐसी चीज है, अगर आप लिखेंगे तो भी आपकी चीजें एक्सेस होती हैं, नहीं लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ब्राउजर, ब्राउजर क्या है? व्हाट यू मीन बाय वेब ब्राउजर? ब्राउजर सर्च इंजन है सर। वेब ब्राउजर सिंपल टर्म से बात करें कि एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपका एक फैसिलिटी या इंटरफेस प्रोवाइड करता है टू एक्सेस द वेबसाइट्स, ठीक है? और वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? जो इंटरफेस आपको चाहिए दैट इज द इंटरनेट। तो आपने लिखा, अगर आप www लिखते हैं तो भी वेल एंड गुड काम करता है, नहीं लिखते तो ये एक इनबिल्ट फीचर होता है आपके हर वेब ब्राउजर में, वो ऑटोमेटिकली उस चीज को रिप्लेस कर देता है एट द स्टार्टिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वेब एड्रेस जो आपने टाइप किया है। उसके बाद लिखा हमने HTTP, कहीं कहीं लिखा होता है HTTPS, जैसे अभी हमारी जो ये चल रही है क्लास, इसमें अगर ऊपर एड्रेस देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है HTTPS। तो ये क्या है? HTTPS ये क्या होते हैं? सर HTTPS सिक्योर होता है HTTP से ज़्यादा। होता क्या है? मैंने ये पूछा गाड़ी में एयरबैग क्या होता है, आपने ये बता दिया कि सर एयरबैग बहुत सिक्योर होता है, ये होता है, वो तो फीचर हो गए उसके। मैंने पूछा कि होता क्या है? सर, जब ब्राउज़र कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए रिक्वेस्ट डालता है, इसका जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं। और अगर वो सिक्योर्ड है तो हम एस इस्तेमाल करते हैं, अगर नहीं है तो HTTP ही इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए एक पोर्ट नंबर है जो यूजुअली 80 है सर, उसके द्वारा वो काम होता है। ठीक है, देखिए आप अपने इंस्टीट्यूट में आते हैं तो दे आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आप लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं।
इट इज़ नॉट लाइक कि आप उठे और किसी भी कंडीशन में कैसे भी आके किसी भी टाइम पे आके आप क्लास में बैठ गए या अपने कॉलेज में आ गए। तो देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको फॉलो करने होते हैं। इसी तरीके से इंटरनेट के ऊपर जैसे मैंने बताया कि हमारी एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जो सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती हैं। तो देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, या फिर कोई भी चीज़ हम एक्सेस कर रहे हैं या कोई भी हम एड्रेस टाइप कर रहे हैं, कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो चीज़ हमें मेंटेन करनी पड़ती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसे हम वेब प्रोग्रामिंग के टर्म्स में कहते हैं प्रोटोकॉल्स, वेब प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो जब भी हम कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं, तो अब वेबसाइट एक्सेस करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने कोई भी चीज़ टाइप करी, आपको वो चीज़ मिल गई, आपने अपना काम कर लिया। जो हम यूज़ करते हैं इंटरनेट का, वो कई तरीके से हो सकता है। हो सकता है किसी को कोई कंटेंट रीड करना है, हो सकता है किसी को कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, हो सकता है किसी को कोई वीडियो अपलोड करनी है, हो सकता है किसी को कोई चीज़ डाउनलोड करनी है। तो देयर आर न्यूमरस वेज इन विच कि आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी आइदर इन अ गुड सेंस और इन द नेगेटिव सेंस। ठीक है, हर तरीके से यूज़ हो सकता है। तो देयर आर टू मेंटेन ऑल द थिंग्स, एक कंट्रोल मेंटेन करने के लिए, तो देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स विच हैज बीन डिफाइंड। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो डिफाइन की हुई हैं, दैट नीड्स टू बी फॉलोड। if that particular rules and regulations are fulfilled, are met, then only that specific operations is allowed. ठीक है, otherwise access is denied to the user. ठीक है, तो अब जो हम प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, तो प्रोटोकॉल्स की अगर हम बात करें, तो जो प्रोटोकॉल्स वेब प्रोग्रामिंग में डिफाइन हुए हैं, वो डिफाइन हुए हैं इन द सेंस लाइक कि HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, TCP, ये क्या है, कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जिसे नहीं पता, हम एक चीज देखते हैं कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको सिक्योरिटी मिली होती है गवर्नमेंट की तरफ से, मिलती है, लेकिन वो सिक्योरिटी जो मिलती है डेट इज डिफाइंड इन द वेरियस कैटेगरीज, लाइक फॉर एग्जांपल एक्स सिक्योरिटी, एक्स कैटेगरी सिक्योरिटी, वाई कैटेगरी सिक्योरिटी, जेड कैटेगरी सिक्योरिटी, जेड प्लस कैटेगरी सिक्योरिटी। इस तरीके से उन्होंने कई सारे नेम्स डिफाइन किए हुए हैं। तो डिफरेंस क्या है तो सब सेम चीज, सब में सिक्योरिटी मिली हुई है, सिक्योरिटी गार्ड साथ चलेगा, लेकिन उनका जो बिहेवियर है या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो कैटेगरी वाइज डिफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लेट सपोज मैं कहता हूँ एक्स सिक्योरिटी में मुझे 2 सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे, एंड इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अवेलिंग अ वाई कैटेगरी सिक्योरिटी, मींस उसे क्या है, उसे भी सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे, बट हो सकता है कि वाई कैटेगरी में उसे 2 की जगह 3 मिल जाए। थिंग्स आर सेम, दोनों को सिक्योरिटी मिली है, बट जिस तरीके से वो चीजें इंप्लीमेंट हुई हैं, थोड़ा सा उनकी कैटेगराइजेशन वाइज डिफरेंस हो गया है। इसी तरीके से हमने जो इंटरनेट के ऊपर सिक्योरिटी आप कह सकते हो या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो डिफाइन करी हैं, वो डिफाइन करी हैं इन द टर्म्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, और उसी के लिए हमने कई सारे प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं, जैसे HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, मैंने अभी नाम बताया। इनमें डिफरेंस क्या है, चीजें सेम है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है कि नेम के हिसाब से कैटेगरी वाइज कुछ चीजें इनमें एनहेंस कर दी गई हैं एज पर द रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनके साथ सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड को छोड़ देंगे, हाँ भाई एज अ सिक्योरिटी आपके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, ठीक है, और एक MLA है उसके साथ भी एक सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, नहीं है। दोनों पॉलिटिशियन, दोनों पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, लेकिन कैटेगरी वाइज कुछ डिफरेंस है दोनों में, कि भाई मोदी जी के साथ आपके 100 सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे और MLA के साथ 1 या 2 सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे। काम दोनों सबका सेम है कि उस पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स डिफाइन हुए हैं, काम सबका एक ही है कि सब चीजों को रेगुलेट करना, लेकिन फंक्शनैलिटी वाइज, कैटेगरी वाइज उनमें कुछ चीजें डिफाइंड है कि वो पर्टिकुलर उस स्पेसिफिक सिनेरियो के लिए एप्लीकेबल हैं और वो उस चीज को रेगुलेट करेंगे। तो दीज आर नोन एज प्रोटोकॉल्स।
अब जैसे इन्होंने बताया था, मैडम ने, श्रेया ने, कि जैसे HTTP है, HTTPS है, दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे HTTP को हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS को हम कहते हैं सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो डिफरेंस क्या है कि आपको जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा google.com, तो HTTPS कहता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपकी जो रिक्वेस्ट है उसे टू एंड फ्रो लेके जाता है और वहां से जो भी रिस्पॉन्स है उसे लेके आता है, ठीक है। लेकिन HTTPS क्या करता है? ये सिक्योर्ड, इसमें जो कैटेगरी हमने डिफाइन करी है इज फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, स्पेशली जैसे आपका बैंकिंग वेबसाइट्स हैं या ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, या फिर ऐसी वेबसाइट्स या ऐसी चीजें जहाँ पे आपको मिसयूज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, दैट कैन बी हार्मफुल टू द पर्संस, तो वहां पे हम HTTPS प्रोटोकॉल यूज करते हैं, राइट। यस सर। इसी तरीके से जैसे हमारा होता है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, POP3 होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, मतलब कोई भी चीज आप भेजते हो, जैसे जीमेल होता है, जीमेल पे आप कोई मेल सेंड करते हो तो वहां पे जो बैकएंड पे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं वो SMTP के प्रोटोकॉल्स होते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस तरीके से कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं, सबके अपने फीचर्स डिफाइंड हैं, ठीक है, रेगुलेशन फीचर्स डिफाइंड हैं कि किस सिनेरियो के लिए हमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है और उसके अकॉर्डिंग वो चीजें रिस्पॉन्स करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपका यहाँ पे ये बैंकिंग वेबसाइट है कोई, उससे पहले प्रोटोकॉल होता है HTTPS, तो अगर आप उसे HTTP पे चलाओगे तो वो नहीं चलेगी, google.com को S पे चलाओगे तो नहीं चलेगा। तो इसी तरीके से हमने कुछ चीजें प्री डिफाइंड कर रखी हैं कि उनकी एक्सेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग कि कौन सी चीजें कितनी सीवियर हैं, किस चीज का कितना इम्पैक्ट हो सकता है इन द नेगेटिव सेंस एज वेल एज इन द पॉजिटिव सेंस, दोनों तरीके से, और उसके अकॉर्डिंग हम उन चीजों को डिफाइन करते हैं। क्या होता है कि हम, मान लो कोई मिसहैपनिंग होती है, जैसे आजकल साइबर क्राइम्स बहुत होते हैं, बहुत चीजें मिसयूज होती हैं, तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आजकल इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई कि हम ट्रेस कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ से मिसयूज हुई हैं, किस तरीके से हुई हुई हैं, तो वो सब चीज़ें इसी चीज़ के ऊपर डिफाइन होती हैं। उसके बाद मैंने लिखा google.com। गूगल क्या है? गूगल एक नेम है आपके उस पर्टिकुलर वेबसाइट का, सिर्फ एक नाम है जिसे हम कहते हैं नामकरण देना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई मतलब मान लीजिए एक बच्चा हुआ, तो हम उसे नाम देते हैं ताकि हम उसे फ्यूचर में अगर एक्सेस करें तो उस नाम से हम अगर बुलाएं तो वो बच्चा समझ जाए कि मुझे बुला रहे हैं और वो अपने आप उठ के आ जाए। तो इसी तरीके से अगर कोई भी वेबसाइट आपको एक्सेस करनी है, अब देयर आर लैक्स ऑफ वेबसाइट अवेलेबल ओवर द इंटरनेट, तो हमें उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए उसका कुछ नाम देना पड़ता है। तो जो नाम देते हैं हम, डेट इज नोन एज, जैसे फॉर एग्जांपल हमने दे दिया गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ये सिर्फ एक नाम है जो एज अ एंड यूजर हमारी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। बैकएंड पे क्या होता है कि इन नाम के पीछे, अब ऐसा नहीं है कि हमने गूगल लिखा तो वो गूगल ऑटोमेटिकली उठकर आपका ट्रांसलेट होके जा रहा है, ठीक है, बाइनरी फॉर्म में, और उसको जाके सर्वर अंडरस्टैंड कर रहा है और रिस्पॉन्स दे रहा है। बैक एंड पे क्या होता है कि जो भी वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हो दैट इज लिंक टू एनी सर्वर, किसी सर्वर से लिंक्ड होती है, और उन सर्वर को लिंक होती है तो उनका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है जिसे हम वेब एड्रेस कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने google.com लिखा, आईपी जिसे हम कहते हैं आईपी बेस्ड, तो क्या होता है कि आईपी हमारे हिट होते हैं सर्वर के ऊपर, उन आईपी के बेसिस पे सर्वर आइडेंटिफाई करता है कि आपको क्या चीज एक्सेस करनी है, और उन आईपी के रिस्पॉन्स के अगेंस्ट आप, मतलब उन आईपी के अगेंस्ट जो भी रिस्पॉन्स फैच होके आता है बैकएंड से, वो रिस्पॉन्स आपको विजिबल होता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखते हो कई बार google.com, आपको लिखा जाता है एरर 404 पेज नॉट फाउंड, 505 एरर आता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? दीज आर द एरर्स कि किस वजह से हमारा वो चीज नहीं मिल सकती। ये तो हमारा एंड यूजर के लिए उन्होंने दिखा दिया कि 404 है, 505 है, हम लोग देखते भी हैं तो हम लोग लेकिन इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर कोई एक वेब डेवलपर है, एक ऐसा व्यक्ति जो इन चीज़ों से रिलेटेड है, अगर आप उससे पूछेंगे तो इन चीज़ों के भी अपने स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं, लॉजिकल मीनिंग होते हैं,
जो प्री डिफाइंड होते हैं सिस्टम के अंदर। हमारे पास ये एरर कोड्स होते हैं, और ये एक एरर कोड नहीं है, इस तरह के हमारे पास लाखों एरर कोड्स होते हैं जिनका अपना खुद का एक ऑब्जेक्टिव होता है, डिफाइंड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 404 मतलब पेज नहीं आया, तो अब कहीं भी आप ये लिख के, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एरर आया, आप एक टीम में हूँ, मेरे पास आ गया, मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये पेज मेरा डिप्लॉय नहीं हो पा रहा है, एरर फेंक रहा है, बार बार एरर आ रहा है। तो अब मैं क्या होगा कि अब मैं, क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर कभी भी आपकी जो कम्युनिकेशन होती है डेट इज इन द बाइनरी फॉर्म, तो 404 है वो ऑटोमेटिकली बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होकर आपका ट्रैवल होता है। अगर आप कोई रिस्पॉन्स भेजेंगे एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, वहाँ पे वो डिक्रिप्ट होता है, एनकोड होता है। उसके बाद उसे डिक्रिप्ट करने के बाद आप ये अंडरस्टैंड करते हो कि भाई 404 मीन्स दिस इज अ, ये पर्टिकुलर एरर का ये मैसेज है। हम जो एरर कोड्स यूज करते हैं, स्पेसिफिक कोड्स, वो हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि इन द केस ऑफ मिस हैपनिंग, अगर हमारा कोड कोई भी डिक्रिप्ट हो जाए, मिसयूज हो जाए, तो कोई अगर उसे डिक्रिप्ट कर ले तो वो उसे समझ ना पाए कि इसका क्या मीनिंग है। अगर मैं एक 404 किसी नॉर्मल आम चलते हुए आदमी को कहूंगा कि भाई 404 का एरर आ रहा है, तो वो नहीं समझेगा। 404 को वो 404 समझ के छोड़ देगा। लेकिन अगर एक ऐसे व्यक्ति से मैं बात करूंगा जो कंप्यूटर की नॉलेज रखता है, तो वो समझ जाएगा कि 404 का मतलब क्या है। तो इसीलिए जो भी कंप्यूटर के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर हमारा डेटा ट्रांसफर होता है, वो हमेशा पैकेट्स के फॉर्म में होता है। मतलब आप कह सकते हो कभी भी एक साथ पूरा डेटा हम ट्रांसफर नहीं करते हैं, और हमेशा जो डेटा ट्रांसफर होता है डेट इज इन द कोडेड फॉर्म्स एंड इन द एनक्रिप्टेड फॉर्म्स। आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हो, फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब एक्सेस करते हो, आपने कोई वीडियो प्ले करी, थोड़ी देर चली, फिर उसमें एक पहिया घूमने लगता है, सर्कल घूमने लगता है, फिर चलती है 2 मिनट, 1 या 2 मिनट के बाद फिर घूमने लगता है, फिर चलती है, फिर रुक जाती है। तो जिसे आप, वो सर्कल जो घूमता है वो क्यों घूमता है, कोई बता सकता है, या उसका मीनिंग क्या है? लोडिंग लोड हो रहा है, बफर बोलते हैं सर उसे। हाँ, तो क्या लोड हो रहा है? सर आगे का डेटा लोड हो रहा है सर, मतलब डाटा ले रहा है वो वहां से, क्या बोलते हैं, डाटाबेस से डाटा ले रहा होगा, हमारे पास आ रहा होगा फ्रंट में हमारे सामने, इसलिए लोड ले रहा है वो। अच्छा, आप ये कहते हो कि जितनी ज्यादा स्पीड इंटरनेट की होगी उतना अच्छा होता है, ऐसा क्यों कहते हैं? सर इंटरनेट स्पीड शायद बफरिंग स्पीड को एनहांस करता है, इसलिए ताकि वीडियो ज्यादा जल्दी हमें मिल सके बिना कोई भी बफर के। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ माई इंटरनेट स्पीड इज 100 Mbps, इसका क्या मतलब होता है? सर उसका मतलब होता है मेगाबिट्स पर सेकंड। मेगाबाइट। जोन, तुम्हारी ना आवाज बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। सर ये बैंडविड्थ होते हैं। हाँ, नहीं आप नहीं, और कोई मतलब जिसे नहीं पता वो बताइए थोड़ा सा। जिन लोगों को आइडिया है उनके लिए दिक्कत नहीं है, जिन्हें नहीं है तो जरूरी है कि वो लोग चीजों को समझें। और कोई बताना चाहेगा? जैसे आप कहते हो कि मेरी इंटरनेट स्पीड ये है, ये जैसे आजकल 5G लॉन्च हुआ है, तो 5G क्या है? 4G, 5G, 3G? ये सर वो हो गया नेटवर्क हो गया, जितना फास्ट नेटवर्क है उतना जल्दी आपका डाटा लोड होगा सर्वर पे, उतनी जल्दी आप एक्सेस कर पाओगे। देखो, जब भी हम बात करते हैं नेटवर्क की, मतलब डेटा टू एंड फ्रो हमारा जाता है, वो चीज़ें भी हम आगे पढ़ेंगे। एक मतलब सिंपल टर्म्स में ये समझा रहा हूँ, जब भी डेटा ट्रेवल होता है तो हमेशा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर डेटा ट्रेवल होता है, ठीक है? या फिर कंप्यूटर में हम जिसे कहते हैं डेटा पैकेट्स के फॉर्म में डेटा ट्रेवल होता है। ये चीज़ आप अपनी नेटवर्किंग में भी पढ़ोगे या पढ़ी होगी आपने, ठीक है? वहाँ पे कई सारे आपके ट्रांसमिशन आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से ट्रांसमिशन होता है डेटा का। तो हमेशा जो डेटा ट्रैवल होता है पैकेट्स की फॉर्म में होता है,
और जो डेटा ट्रैवल होता है पैकेट्स में, वो भी ऐसा नहीं कि हमने सिंपली डिवाइड कर दिया, वो भी एनक्रिप्ट होता है। एनक्रिप्ट क्या होता है कि हमेशा हम अपने डेटा को उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि जो भेजने वाला है और जिसे भेजना है सिर्फ वही लोग आपस में समझ सकें। उसके अलावा अगर वो चीज़ किसी तीसरे व्यक्ति के अनऑथराइज्ड पर्सन है कोई, उसके पास चली जाए तो वो उसे ना समझ पाए। हम जिसे कहते हैं कोडेड फॉर्म, कोड फॉर्म में बात करना, उसे हम कंप्यूटर में कहते हैं एनक्रिप्ट करना। तो डेटा जाता है, एनक्रिप्ट होके जाता है। जो भी डेटा ट्रैवल होता है, पैकेट ट्रैवल होता है, उसका खुद का एक स्ट्रक्चर होता है। ऐसा नहीं कि हमने सिंपली डिवाइड किया या किसी फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसे भेज दिया। कन्वर्ट किस फॉर्म में होगा उसका भी लॉजिक्स होते हैं, कई सारी आपकी एल्गोरिदम्स डिफाइंड हैं, अवेलेबल हैं, जिसमें वो आपके कन्वर्ट होते हैं। प्लस जो आपका डेटा ट्रैवल होता है उसका भी खुद का एक स्ट्रक्चर होता है पैकेट का, जो डिफाइंड होता है। उसमें सीक्वेंस, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, बहुत सारी चीजें होती हैं जो अवेलेबल रहती हैं। फ्लैग वगैरह भी होता है। तो डेटा गया। अब लेट सपोज आपको एक डेटा है, लेट सपोज आपको कहना है आई एम फाइन। आई एम फाइन एक डेटा है, आपको भेजना है, सुमित को भेजना है, देब्लॉय को भेजना है। अब सुमित नहीं चाहता कि देब्लॉय के अलावा वो कोई दूसरा व्यक्ति उस चीज को समझ सके या कि कोई पढ़ भी ले तो मिसयूज कर सके। तो उसने क्या किया, सुमित ने सबसे पहले आई एम फाइन को 3 पैकेट में डिवाइड कर दिया। पहले में आई, दूसरे में एम, तीसरे में फाइन। भेज दिया। अब ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो गए किसी नेटवर्क के ऊपर, सुमित भी डिप्लॉय भी। सुमित ने कहा कि माई नेटवर्क स्पीड इज 10 Mbps। 10 Mbps का मतलब होता है 10 मेगाबिट पर सेकेंड। ये बेसिक सा कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, 1 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, ये सब आपने पढ़े होंगे बेसिक कंसेप्ट। 8 बिट्स 1 बाइट, ये सब वाले। तो इसी तरीके से हम जब कहते हैं 10 Mbps पर सेकेंड, मेगा बिट्स पर सेकेंड, मीन्स एक सेकेंड के अंदर 10 MB, 10 बिट्स, मेगा बिट्स डेटा जो है सुमित भेज सकता है डिप्लॉय को। अब डिप्लॉय के पास गया, डिप्लॉय की कुछ नेटवर्क स्पीड है, ठीक है। सुमित के पास से डेटा बहुत तेजी से आ रहा है, 10 Mbps की स्पीड से चल रहा है। डिप्लॉय के पास नेटवर्क स्पीड है 8 Mbps पर सेकेंड। अब जैसे ही नेटवर्क सुमित के एरिया से निकल के डिप्लॉय के एरिया में आएगा, वहां पे उसे स्पीड कितनी मिलेगी, 8 Mbps मिलेगी। मतलब कि जो 10 MBP का डेटा था वो अब 8 MB के हिसाब से डिवाइड होगा, उतनी बिट्स एक सेकंड में लोड होगी डिप्लॉय के पास। डिप्लॉय ने अपना नेटवर्क खोला, उसके पास एक सेकंड में 8 MB डेटा अपलोड हो गया। डिप्लॉय ने IM में से कुछ चीज पढ़ ली, कुछ बच गया, वो पैकेट ऑटोमेटिकली वहां ब्रेक हो गया। 10 MBP का पैकेट जो आई पूरा एक पैकेट में आया था सुमित के पास से, डिप्लॉय के पास जाके वो 8 MB में टूट गया। या फिर इस चीज को बहुत सिंपल लगते हैं, नहीं चलिए ऐसे समझ लो, वहां ब्रेक हो गया। उसके बाद दोबारा से सुमित की स्पीड ज्यादा है, डिप्लॉय की स्पीड कम है। अब डिप्लॉय ने देखा कि मेरे पास एक डेटा अपलोड हो गया, उसके बाद फिर दूसरा डेटा है, वो आपका उसमें सीक्वेंस में क्यू में लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन क्योंकि डिप्लॉय की स्पीड कम है तो उस पैकेट को ब्रेक होने में, उस नेटवर्क पे अपलोड होने में समय लगेगा। तो जो समय लगता है पैकेट को ब्रेक होने में या उस नेटवर्क के हिसाब से एडजस्ट होने में या डेटा को ट्रेवल होने में, अगर लेट सपोज अगर दोनों की स्पीड सेम भी है तो हो सकता है बीच में कोई इनका कंजेशन हो, कंजेशंस होते हैं नेटवर्क के ऊपर, तो उन कंजेशंस की वजह से भी हमारे बहुत से पैकेट्स बीच में स्टक हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, या आपके रिफंड मतलब वापस चले जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं। तो उन कंजेशंस की वजह से जो समय लगता है पैकेट को आपके पास आने में, वही समय होता है जो आपका वो सर्कल मूव करता है। जैसे ही वो पैकेट आपके पास आ गया, ऑटोमेटिकली डिक्रिप्ट हो गया, सब कुछ हो गया, तो वो तुरंत आपकी सर्कल बंद हो जाता है और वो आपकी वीडियो चलनी शुरू हो जाती है। तो ये जो समय होता है इसे हम कहते हैं बफरिंग, हमारा बफर हो रहा है। बफर क्या होता है, एक तरीके से चीजों को, इंग्लिश का अगर वर्ड है उसका अगर देखेंगे मतलब होता है स्टोर करना, बफर कर देना।
कहीं स्टोर करना, तो हम कहते हैं बफरिंग हो रही है। बफरिंग क्या हो रही है कि वो जो डेटा पैकेट्स हैं वो आके आपके वहाँ पे स्टोर हो रहे हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपका डेटा प्ले हो सके। तो इसी वजह से हमारा जो हम कहते हैं नेटवर्क स्पीड हमारी ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेटर है, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा नेटवर्क स्पीड होगी, जैसे फॉर एग्जांपल 10 Mbps, 10 Mbps का मतलब है कि 10 मेगाबिट पर सेकेंड। तो 10 मेगाबिट में लेट सपोज आई एम सेंटेंस जो वर्ड है, 2 वर्ड 10 Mbps स्पीड को पूरी खत्म कर देते हैं, तो सिर्फ 2 ही वर्ड आपके पास आएंगे। फाइन जो वर्ड है, तीसरा वर्ड है, वो अलग पैकेट में आपके पास आएगा। लेकिन अगर आपकी स्पीड 100 Mbps है तो मतलब आपके 1 सेकंड में 100 MB डेटा अपलोड हो सकता है, मतलब ट्रेवल हो सकता है एक पैकेट के अंदर। तो हो सकता है आई एम फाइन पूरा 100 MB के अंदर एक ही पैकेट में आ जाए। तब जब वो एक ही पैकेट में आ जाएगा तो आपके पास जब वो डिक्रिप्ट होकर आप उसे पढ़ोगे तो हो सकता है एक ही पैकेट में जो डेटा है तो आप पूरा सेंटेंस एक ही बार में पढ़ सकते हो विदाउट एनी बफरिंग। आपको किसी दूसरे पैकेट की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जितना हमारा इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा होगी उतना हमारा बेटर है। समझ में आया? मतलब टेक्निकल चीज़ें बहुत होती हैं, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस अगर आप इस चीज़ को समझेंगे, जिन्हें नहीं पता तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं और इसी तरीके से आप किसी को समझा भी सकते हैं। चाहे वो आपका मतलब वाइवा वगैरह हो या कहीं भी आपको पेपर में भी लिखना है तो आप इस तरह से समझाएंगे तो भी ये गलत नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. किसी को कोई डाउट या लगता हो कुछ गलत बताया गया? नो सर। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट होता है जिसमें चीजें काम करती हैं। अब हमने लिखा गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ये डोमेन नेम नहीं होता है, दिस इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। उस पर्टिकुलर वेबसाइट को हमने नामकरण किया, नाम दिया है। अब कोई भी जो वेबसाइट है, जैसे हमने गूगल लिया या यूट्यूब लिया, किसी के आगे आपने देखा लिखा होता .com, किसी के आगे लिखा होता .in, किसी के आगे .net होता है, किसी के आगे .gov होता है, ठीक है, किसी के आगे .net.in होता है, in, किसी के आगे .net.usa होता है, ठीक है। तो ये सब जो लिखे होते हैं बाद में, ये होता है डोमेन। डोमेन क्या होता है? हम एक्सेस प्रोवाइड करते हैं कि कोई चीज कहाँ पे एक्सेस हो सकती है या उसके स्कोप को हम डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ हमने कहीं लिखा .com, कॉम का मतलब होता है कमर्शियल, मतलब दिस इज द कमर्शियल वेबसाइट जो कोई भी यूज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कोई शॉप है, दैट इज द कमर्शियल प्रॉपर्टी, मींस एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे कोई भी यूज कर सकता है। हमने लिखा क्या कहते हैं उसे, जीओवी, जीओवी का मतलब होता है गवर्नमेंट, मतलब दिस पर्टिकुलर वेबसाइट इज रिलेटेड टू एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप कभी भी देखेंगे किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वेबसाइट, उसके आगे जीओवी लिखा होता है। किसी के आगे लिखा होता है .net, .net का मतलब होता है नेटवर्क, मतलब ये रिलेटेड है कई सारी नेटवर्क से, ठीक है। .net.in, जहाँ पे इन लिखा होता है, इन का मतलब होता है इंडिया, कंट्री कोड। कहीं लिखा होता है .USA, यूएसए का मतलब होता है यूएसए, मतलब कहीं लिखा होता है यूके, मतलब वो चीज उस पर्टिकुलर रीजन में ही एक्सेसिबल है, उसके बाहर एक्सेसिबल नहीं होगी। ये जो डोमेन्स हम डिफाइन करते हैं, उसको डिफाइन करने का मोटिव यही होता है कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारी कितनी वेबसाइट्स किस पर्पज से डेवलप हुई हैं, रन कर रही हैं, सो डैट कि हम उन्हें इजीली मेंटेन कर सकें और एक रिकॉर्ड एस्टेब्लिश कर सकें फॉर अवर रेफरेंस। ठीक है, तो .com, .in, .net ये होता है डोमेन, ना कि पूरा google.com। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा अमेजन की वेबसाइट amazon.in होती है जो इंडिया में एक्सेस होती है, जो बाहर होती है amazon.com होती है। आप कभी अगर amazon.com खोलेंगे तो आपको एरर आ जाएगा, amazon.in पे रीडायरेक्ट कर देगा वो ऑटोमेटिकली। देखा है किसी ने? तो यही चीज होती है जो डोमेन डिफाइन की जाती है। कोई भी वेबसाइट जो काम करती है वो हमेशा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करती है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक बहुत कॉमन कंसेप्ट है वेब प्रोग्रामिंग का, और ये 100% आपसे पेपर में पूछा जाएगा और आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है?
जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक शॉपकीपर हैं और मैं आपके पास कोई सामान लेने आता हूँ, तो अगर मैं कोई सामान लेने आता हूँ देन आई एम योर क्लाइंट, मैं आपका क्लाइंट हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मीन्स आपसे मैं कोई चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एंड यू आर फुलफिलिंग माई डेट रिक्वेस्ट, तो मीन्स आप वो चीज़ मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे सर्व कर रहे हैं, तो मीन्स यू आर द सर्वर फॉर मी। ठीक है, तो इसी तरीके से अच्छा एक चीज़ और, अगर जब मैं आपको कहता हूँ कि मुझे ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे सर्व करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी लेट्स सपोज कोई मेडिसिन की दुकान है, मैं आपके पास आया, मैंने आपसे कहा कि आई नीड दिस मेडिसिन। अब वो मेडिसिन ऐसी नहीं है कि आप अपनी जेब में लेके घूम रहे हैं, आप मेरी रिक्वायरमेंट पूछेंगे, आप अपने बैकएंड पे चेक करेंगे, बैकएंड इन द सेंस कि वहाँ पे जहाँ पे आपने शेल्फ वगैरह में या फिर अपना जहाँ भी स्टोर में आपने अपनी दवाइयों को रख रखा है, स्टॉक है आपका, उसमें जाके यू विल चेक वेदर दिस पर्टिकुलर मेडिसिन इज अवेलेबल विद यू और नॉट। अगर यस है, आपका रिस्पॉन्स यस है, अवेलेबल है, तो आप वहाँ से उसे लेके आएंगे, मुझे देंगे, मेरी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेंगे। अगर आपके पास नहीं होगी देन यू विल सिंपली रिस्पॉन्ड टू मी कि ये आपके पास अवेलेबल नहीं है, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, या फिर आप कहीं और से ट्राई कर लीजिए, राइट। तो इस सिनेरियो में आई एम योर क्लाइंट, यू आर माई सर्वर, और जो वो स्टॉक है जहाँ पे आपने वो चीज़ें स्टोर कर रखी हैं, डेट इज योर डेटा बेस, या फिर आप कह सकते हो वो आपका स्टोर रूम है जहाँ पे आपने चीज़ों को स्टोर कर रखा है। और जो वो मेडिसिन हैं डेटाबेस में आप कह सकते हो या स्टोर रूम में जो मेडिसिन है, डेट इज योर डेटा पॉइंट्स। ठीक है, तो इसी तरीके से जब भी कोई इंटरनेट के ऊपर हम कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा google.com, google.com का मतलब क्या हुआ कि आई एम ए रिक्वेस्टर, मैंने रिक्वेस्ट रेज करी, वो रिक्वेस्ट गई मेरी सर्वर के पास। अब सर्वर क्या होता है वो भी बताऊंगा। सर्वर ने वो चीज़ पढ़ी कि ये चीज़ मतलब मेरी दिस इज माय रिक्वेस्ट, अगर उसे लगा सर्वर को कि दिस इज अ वैलिड रिक्वेस्ट तो वो मुझे फर्दर अलाउ करेगा, अगर नहीं है तो वो मुझे वहीं से डिनाई कर देगा। फॉर एग्जांपल आपकी अगर मेडिसिन की दुकान है, मैं आपके पास आके कहता हूँ कि मुझे ये पेन चाहिए, तो आई एम रेजिंग एन इनवैलिड रिक्वेस्ट टू अ इनकरेक्ट सर्वर। आपकी दवाइयों की दुकान है और मैं आपसे आके स्टेशनरी का सामान मांग रहा हूँ, तो आप अपने बैकएंड पे नहीं जाएंगे, आप मुझे वहीं से डिनाई कर देंगे कि सर आप गलत दुकान पे आ गए हैं, प्लीज ट्राई एट द राइट प्लेस। तो इसी तरीके से जब मैं कोई रिक्वेस्ट रेज करूंगा एज अ क्लाइंट, सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर विल चेक वेदर द रिक्वेस्ट इज वैलिड रिक्वेस्ट और एन इनवैलिड रिक्वेस्ट। इफ इट इज अ इनवैलिड रिक्वेस्ट देन सर्वर विल ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड फ्रॉम देयर दैट सर्च इज नॉट अवेलेबल। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट अगर आप एक्सेस करते हैं तो आपके पास तुरंत मैसेज आ जाता है कि दिस कंटेंट इज नॉट अवेलेबल, दिस प्लीज रीडिफाइन योर सर्च, या इस तरह से जो भी आपका मैसेज आता है, इसी तरीके से आप डिनाई हो जाता है, सर्वर को मुझे आगे हिट करने की, डेटाबेस को हिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपको लगता है डेट इज अ वैलिड रिक्वेस्ट तो सर्वर उस चीज की रिक्वेस्ट को लेगा, मेरा आईपी चेक करेगा वेदर आई एम अ ऑथेंटिकेटेड यूज पर्सन और नॉट, अगर है तो उस चीज का डेटाबेस के पास जाएगा, डिक्रिप्ट करके अपना डेटा वगैरह को, मैसेज वगैरह डिक्रिप्ट करेगा, दैट इज द इंटरनल प्रोसेस। उसके बाद वो चेक करेगा इन द डेटाबेस वेदर द रिस्पॉन्स अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट इज अवेलेबल और नॉट। इफ इट इज अवेलेबल then server will simply respond me with that particular response. If it is not available then server will simply tell me that this is the error or this is the issue, I cannot serve you right now, and that particular error code response will be reflected to the user. So this is a simple client server architecture on which the internet technology works. Is it clear to everyone? जब हम बात कर रहे हैं क्लाइंट सर्वर की, जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर थोड़ा सा और समझेंगे डीप में, मैंने लिखा google.com, तो क्या होता है, हर सिस्टम का एक अपना आईपी एड्रेस होता है जैसे आपको पता है, एंड दैट इज अ यूनिक एड्रेस जिसके बेसिस पे ये आइडेंटिफाई होता है वेदर दैट पर्सन इज ऑथेंटिकेटेड यूजर और नॉट।
और एक चीज़ और होती है, जो हमारे आईपी एड्रेसेस होते हैं वो भी कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। 5 कैटेगरी हम लेके चलते हैं अभी, ABCDE, जिसमें हमारे जो वेब एड्रेसेस हैं वो डिफाइंड होते हैं। और वो जो कैटेगरीज हैं दैट हैज बीन डिफाइंड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। जैसे फॉर एग्जांपल कैटेगरी इज ए फॉर द पर्सनल यूज, कैटेगरी इज बी फॉर द कमर्शियल, कैटेगरी सी इज फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इस तरीके से हमने डिवाइड कर रखा है। तो ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई होती हैं सर्वर के पास। सर्वर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गूगल लिखा या फिर मैंने फेसबुक लिखा, तो अब गूगल फेसबुक ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है। जैसे google.com है, उसने एक सर्विस अपनी लॉन्च की हुई है कि आप वेबसाइट पे जाएंगे, google.com टाइप करेंगे, आपको एक वेब पेज मिलेगा, उसमें आप कोई भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। फेसबुक ने आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है कि आप नेटवर्किंग के तौर पे उसकी वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। तो अल्टीमेट ओनर्स आर दैट पर्टिकुलर कंपनीज, जो उनकी मतलब कंपनीज हैं जिन्होंने वो डेवलप किया हुआ है, वो उनका ओनर है। अब क्योंकि ये चीज़ें कमर्शियल हैं, दैट इज एक्सेसिबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक जगह बैठ के ही पूरे वर्ल्ड में हर लोगों को रिस्पॉन्ड कर सकूं। उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए व्हाट आई हैव डन इज दैट आई हैव डिप्लॉयड सर्वर्स एट मल्टीपल लोकेशंस। एज अ google.com गूगल कंपनी, मैंने अपने सर्वर्स मल्टीपल लोकेशंस पे मल्टीपल कंट्रीज में डिप्लॉय कर रखे हैं। अब वो मैं जब बात करता हूँ सर्वर्स डिप्लॉय करने की, आप सिर्फ ये समझिए सर्वर्स डिप्लॉय कर रखे हैं, वो डिप्लॉयमेंट भी अब कई तरीके से होती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मेरे खुद के सर्वर हो सकता है मेरे रेंटेड सर्वर हो, मैंने किसी से रिक्वेस्ट पे लिए हुए हैं, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो वो सारे मल्टीपल परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस होते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट बिजनेस थिंग। बट आप ये चीज़ समझिए कि मैंने सर्वर्स इंस्टॉल करे हुए हैं मल्टीपल लोकेशंस पे, एंड आई हैव डिफाइंड कि इतने एरिया का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्टिकुलर सर्वर की है, इतने एरिया की इसकी है, एंड सो ऑन दिस विल वर्क। कभी भी ऐसा नहीं होता कि google.com क्रैश हुआ है तो google.com क्रैश होने का मतलब मान लो आपका google.com नहीं चल रहा, आपके पड़ोसी का नहीं चल रहा, तो लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उस पर्टिकुलर समय में पूरे वर्ल्ड में ही google.com नहीं चल रहा। वो इसलिए क्योंकि आपका नहीं चल रहा मीन्स आपके सर्वर का इशू हो सकता है, आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा, लेकिन इट इज नॉट लाइक कि पूरे वर्ल्ड में पूरा google.com ही बैठ गया। वो इसीलिए क्योंकि जो आपका सर्वर्स हैं डेटा डिफरेंट फॉर डिफरेंट लोकेशंस फॉर डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स हैं और वो अलग अलग तरीके से आपको सर्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग इज डैट ये चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी सिंगल सर्वर पे काम नहीं होता है, मल्टीपल सर्वर्स हम इंस्टॉल करते हैं सो डैट कि हमारा एक साथ सारी चीज़ें ना बैठ जाएं। कभी भी डेटाबेस जब हम एक्सेस करते हैं, वी आर नॉट एक्सेसिंग अ मेन डेटाबेस, कभी मेन डेटाबेस को एक्सेस नहीं किया जाता, हमेशा आपका रेप्लिकेटेड डेटाबेस की कॉपीज बनाई जाती हैं और उन्हें ही आपका यूज़ किया जाता है। आपने एक चीज़ देखी होगी, कई बार क्या होता है, आप जैसे फॉर एग्जांपल बैंक में गए आप, या फिर आप किसी ने आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करवाया अपना, जी सर। तो जैसे आपने मोबाइल नंबर अपडेट करवाया है कि आपको तुरंत उसी समय से ओटीपी आने लगे थे? नहीं सर, 1 वीक का टाइम नहीं, मांगते जब अपडेट होगा तब आते हैं। हाँ, 1 वीक का टाइम के बाद या फिर कुछ समय के बाद आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि आपकी तरफ से तो आपको मोबाइल नंबर अपडेट हो गया है? कभी भी हम क्योंकि कोई भी ऐड होता है ना सर सर्वर में हमारा, शायद अपडेट नहीं हुआ हैं? होगा। उनके सिस्टम शायद में से अपडेट नहीं सर्वर हुआ में है। अपडेट नहीं हुआ होगा सर। क्यों भाई, जब आपके पास मैसेज आ गया है कि योर मोबाइल नंबर हैज़ बीन अपडेटेड, या आप किसी बैंक में गए हैं, आपने फॉर्म फिल करके दिया कि मेरे को मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है, और आपके पास तुरंत मैसेज आ गया दैट योर मोबाइल नंबर हैज़ बीन अपडेटेड, तो मतलब मैसेज आया था सिस्टम में तो अपडेट हो ही गया। तभी तो मैसेज आया कि जब उनके रिकॉर्ड पे आ गया, लेकिन ओटीपी नहीं आया। ओटीपी आएगा आपका 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद, ऐसा क्यों? सर डेटाबेस में स्टोर नहीं होगा इसलिए। तो फिर डेटाबेस में स्टोर नहीं होगा तो वो मैसेज कैसे आया आपके पास कि अब मोबाइल नंबर हैज़ बीन अपडेटेड? मतलब ये बहुत कॉमन चीज़ है, अगर आपने ऑब्जर्व करी हो तो आधा ये होता है। भाई देखो, आपके पास
मैं आया, आप मेरे फॉर एग्जांपल आप मेरे टीचर हैं, मैं आपके पास आया, मैंने कहा कि सर आपने मेरे ये मार्क्स अपडेट नहीं करे हैं, प्लीज़ ये अपडेट कर दीजिए, या मेरी अटेंडेंस आपने अपडेट नहीं करी। आपने तुरंत रजिस्टर खोला, अटेंडेंस रजिस्टर, उसमें मेरी अटेंडेंस चढ़ा दी, तो मेरे हिसाब से आपने डेटाबेस में चढ़ा दी, राइट? मेरे पास कंफर्मेशन आ गया, आपने कह दिया मुझे कि भाई मैंने आपका वो कर दिया, अपडेट कर दी। लेकिन मेरे पास मैसेज आएगा 4 दिन के बाद, मतलब जब मैं यूज़ करना शुरू करूँगा उस चीज़ को, आएगा मेरे पास ओटीपी 4 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, साथ-साथ नहीं आएगा। वो साथ में ये भी कहते हैं कि सर आपका अपडेट तो हो जाएगा विदिन 24 आवर्स, लेकिन ओटीपी आप ट्राई करना 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद। तो 3 दिन 4 दिन का समय क्यों कहते हैं? क्या होता है वो समय? नहीं। प्रोटोकॉल्स होते होंगे सर, क्या पता। बाकी सर्वर्स पे अपडेट करने के लिए मुझे नहीं, देखो क्या होता है, आपने रोल बैक वर्ड सुना है? जी। रोल बैक का मतलब क्या होता है? ठीक है, समझो। कभी भी क्या होता है, हमारा एक डेटाबेस होता है। डेटाबेस क्या होता है कि मेन डेटा या मेन लोकेशन जहाँ पे आपका सारा डेटा स्टोर्ड है, राइट? फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंक की बात करूँ, तो वहाँ पे सारे यूजर्स का डेटा स्टोर्ड है, उसमें आपका कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी है, सारी सारी कॉन्फिडेंशियल ही है जनरली सारी इन्फॉर्मेशन, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है, पीआई इन्फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, जिससे आप किसी दूसरे यूजर के साथ शेयर नहीं करते या नहीं करना चाहिए, वरना उसका मिसयूज हो सकता है, राइट? अब जी सर। मैं आज गया बैंक में, मैंने कहा मैडम मुझे अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है। मैडम ने मुझे फॉर्म दिया, मैंने फॉर्म फिल कर दिया, उसने कहा कि आपका 24 घंटे के अंदर अपडेट हो जाएगा, आपके पास मैसेज भी आ जाएगा, लेकिन आप ओटीपी आपके पास 3 दिन के बाद आने शुरू हो गए। अब मैंने भर के दे दिया, सब कुछ हो गया, 24 घंटे के बाद मेरे पास मैसेज भी आ गया कि योर मोबाइल नंबर हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, और ओटीपी के लिए आप 3 दिन के बाद ट्राई करिए। अब क्या होता है, जब भी हम सर्वर्स को डिप्लॉय करते हैं मल्टीपल लोकेशंस पे, या कोई भी चीज़ हम एक्सेस करते हैं, तो हमेशा क्या होता है कि इंटरनेट के ऊपर अल्टीमेटली सब चीज़ें क्या हैं, अगर हम बात करें तो आपने कोई रिक्वेस्ट रेज करी एज अ यूज़र, सर्वर के पास आई, सर्वर ने डेटाबेस को हिट किया, यही होता है, डेटाबेस से रिस्पॉन्स ला के देता है वो। कभी भी मेन डेटाबेस को हिट नहीं किया जाता, जो मेन डेटाबेस होता है उसे इंटैक्ट रखा जाता है, सो दैट हमारे पास एक ओरिजिनल कॉपी डेटाबेस की हमेशा सेव रहती है, और उसके मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती हैं, और हमेशा उन मल्टीपल कॉपीज या रेप्लिकेटेड कॉपीज के ऊपर काम किया जाता है। मैंने मोबाइल नंबर अपडेट करवाया, मेरा अपडेट हो गया क्योंकि मेरा लोकल डेटाबेस में अपडेट हो गया, जिसे हम लोकल डेटाबेस भी कहते हैं, मेरे पास मैसेज भी आ गया, लेकिन मेरा जो डेटा अपडेट हुआ है, अब उसमें चांसेस ये भी हो सकते हैं किसी ने गलत अपडेट करवा दिया, हो सकता है आपने फॉर्म में भरते समय अपनी एक डिजिट गलत लिख दी, हो सकता है कि किसी ने मेरा जानबूझ के अपडेट करवा दिया, गलत मतलब कुछ गलत करने उससे इरादे से, लेकिन मैं नहीं अपडेट करवाना चाहता था, ठीक है? तो हमेशा क्या होता है कि लोकल डेटाबेस में अपडेट किया जाता है, जिससे आपके पास मैसेज आता है कि आपका अपडेट हो गया है, लेकिन कभी भी हम एक ड्यूरेशन को लेके चलते हैं, ताकि इन केस हमें अगर रोल बैक करना पड़े तो हम उस ड्यूरेशन लोकल डेटाबेस से ही वो चीज़ें हटा दें, ठीक है? और इन केस अगर वो ठीक है, तो जो समय हमारा लोकल डेटाबेस से मेन डेटाबेस में सिंक होने के लिए लगता है, सिंकिंग टाइम जो होता है, उसे हम कहते हैं, लेके चलते हैं, जो समय हम आपको कहते हैं कि आप सर इतने दिन के बाद ओटीपी ट्राई करिएगा। जो भी पीआई इंफॉर्मेशन के ऊपर ऑथेंटिकेशन होता है, वो हमेशा मेन डेटाबेस में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आधार में भी डेटा अपडेट करवाते हैं, आप ओटीपी मंगवाते हैं, ओटीपी क्या है? हमारा ऑथेंटिकेशन है।
आप कहीं बायोमेट्रिक्स देते हैं तो वो भी ऑथेंटिकेशन है एक तरीके से। ऑथेंटिकेशन मीन्स ये आइडेंटिफाई करना कि जो यूजर यूज कर रहा है दैट इज द ऑथेंटिकेटेड पर्सन। तो हमेशा जब भी ऑथेंटिकेशन होता है ये मेन डेटाबेस में होता है, लोकल डेटाबेस से नहीं होता। तो जो समय लोकल डेटाबेस से मेन डेटाबेस में डेटा को सिंक करने में लगता है दैट इज नोन एज सिंकिंग पीरियड। और उस वजह से हम लेके कहते हैं कि आप 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद ऑथेंटिकेशन ट्राई करिएगा। क्रॉनिंग एक्टिविटी होती है, अगर किसी को पता हो डेटा क्रॉन होता है, अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूं, और डेटा लोकल डेटाबेस से मेन डेटाबेस के ऊपर अपलोड होता है तब जाके आपको ऑथेंटिकेशंस रिसीव होने शुरू होते हैं। और वो चीज़ें इसलिए होती हैं अगर कोई मिसयूज हो जाए, कोई अगर मान लीजिए आपका गलत तरीके से आपका करवा देता है, या आप कल को कहते हैं कि मैंने तो गलत करवा दिया, मुझे नहीं करना था, तो ताकि वो लोकल डेटाबेस पे ही रोल बैक हो जाए, मेन डेटाबेस को हिट ना करें। क्योंकि मेन डेटाबेस को बार बार हिट करना, उसमें डेटा को डिप्लॉय करना, रोल बैक करना बहुत चैलेंजिंग होता है। और उसमें हम इसलिए अवॉइड करते हैं कि इनकेस अगर कुछ भी एक एक्टिविटी ऊपर नीचे हो गई तो आपका सारा डेटाबेस करप्ट हो जाता है। तो इसलिए हमेशा मेन डेटाबेस को कभी भी नहीं छेड़ा जाता और उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के रखी जाती हैं। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो इसीलिए हमारा जो भी हम हमेशा समय आपको मिलता है वो इसीलिए मिलता है क्योंकि ऑथेंटिकेशन हमेशा मेन सर्वर से, मेन डेटाबेस से होता है, लोकल से नहीं होता। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अटेंडेंस सब लोग भेज देना, दिव्य अटेंडेंस लगा लेना। 1 बजे से शायद प्रैक्टिकल हो सकता है मुझे ज्वाइन करने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, तो आप लोग अपना ज्वाइन करके HTML कोडिंग वगैरह सबको पता ही है, अपना प्रैक्टिस कर लेना। अटेंडेंस सबकी अटेंडेंस लगा दियो, प्रैक्टिकल की भी और उसकी भी, मतलब प्रैक्टिकल वगैरह की आगे तक सबकी लगा दियो। अटेंडेंस का कोई इशू मत रखियो किसी के साथ, ठीक है?